So yesterday what we have studied about what? We have studied about drift velocity. Okay, and we have derived the formula of the drift velocity. In that particular thing, we took one conductor. If you remember, this is one conductor, and there are a lot many electrons are randomly moving within the conductor, and this electron are not connected with batteries actually. So this conductor is not connected with the battery. So as it is not connected with the battery, okay, just a minute, I need to admit someone. Okay, see, these electrons are randomly moving here, then here, then here, then here, then here, and randomly. Now whenever we connect a battery with this conductor, okay, see, now I'm connecting what? Positive terminal here, negative terminal here. So I'm setting up an electric field in this direction. Okay, so electron was initially here, it was moving like this, let us assume, and it was reaching from what? A to B. Now under the influence of electric field, what will happen to this electron? It will change its path and it will reach to some other place, right? वो कुछ अलग प्लेस पे पहुंचेगा, और ये मान लो कि कितना है, B डैश है, तो B से B डैश जो है, that BB dash is effectively, I can say, effective drift. It is called drift. It is called drift. चलो अभी क्या करेंगे, तो हमने ये ड्रिफ्ट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था. दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd क्या था इसका फॉर्मूला भाई? तो इलेक्ट्रॉन का E, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपिटल E, नीचे उसका मास एंड देन टाउ. ओके, ये उसका फॉर्मूला था. Vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ. इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज J इज इक्वल टू एनी Vd, अगर आपको याद है तो, राइट. और उसके ऊपर से हमने एक और फॉर्मूला देखा था, NEA Vd. ये करंट का फॉर्मूला था, और करंट के इस फॉर्मूला से Vd का फॉर्मूला हमको मिल सकता है, और वो फॉर्मूला था I अपॉन NEA. ओके, I अपॉन NEA. और यहां से हमने कैलकुलेट भी किया था कि नंबर डेंसिटी अगर 10⁻22 से लेके 10⁻29 तक अगर अलग अलग मटेरियल में वेरी होती है, तो उसके हिसाब से, नंबर डेंसिटी के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा. दैट वाज बेसिकली टू बी डिस्कस्ड. हमने डिस्कस किया था, सॉरी, टू बी डिस्कस नहीं, बट हमने डिस्कस किया था ये. तो चलो अभी आज भी अगर कल जैसा कुछ होता है तो मुझे प्लीज बता देना. हाँ, चलो यहां तक क्लियर है भाई सबको? ये हमने देखा था Vd का फॉर्मूला. यस सर. J इज इक्वल टू एनी Vd, I इज इक्वल टू एनी Vd, ये सब क्लियर है ना? यस सर. चलो सर, इसके बाद हमने क्या देखा था? मोबिलिटी के बारे में देखा था. मोबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन जो था वो क्या था? म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E था. और इसके बाद हमने इसका एक और फॉर्मूला डिराइव किया, E बाय एम अपॉन टाउ. और इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया, सिग्मा अपॉन एनी. तो मोबिलिटी के तीन फॉर्मूला जो हमको याद रखने हैं, वो ये तीन फॉर्मूला इतने होते हैं. Vd बाई E, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. E by m, this is charge to mass ratio into tau, that is relaxation time, and sigma upon ne, that is mu. अच्छा, एक और फॉर्मूला डिराइव किया था. रिलेशन क्या कौन सा था भाई? रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड क्या? रिलैक्सेशन टाइम. कौन बोलेगा ये भाई? बोलो ये रिलेशन. मनन बोल, याद है ये रिलेशन? रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन? नो सर. अच्छा, किसको याद है? m upon n square into tau. m upon n square into tau. Any square. n square into tau. Yes, Into tau. rho is equal to m upon n square into tau.
अब ये जो रिलेशन है ना, उसके ऊपर से थोड़ा सा एनालिसिस देखो। ये जो रो है ना, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आता है, एंड रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ आता है। अगर मैं दो अलग अलग टाइप के मटेरियल की बात करूं, तो एक मटेरियल होता है कंडक्टर और दूसरा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। ओके, दूसरा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर, और एक कंसेप्ट में तीसरा मटेरियल इंसुलेटर भी होता है। लेकिन ये तीन मटेरियल यूजुअली होते हैं। अब इसमें देखो, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो यहाँ पे ये जो एन होता है ना वो लार्ज होता है, और सेमीकंडक्टर के अंदर है ना ये एन जो होता है वो लेस होता है, और इंसुलेटर में तो बहुत ही लेस होता है। आप इट इज वेरी लेस इन केस ऑफ व्हाट, इंसुलेटर। तो एन लार्ज होता है तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, एन लार्ज, तो रो इज लेस। और सेमीकंडक्टर में एन लेस होगा तो रो क्या होगा, लार्ज होगा। तो आप देखो रेजिस्टिविटी है ना वो नंबर डेंसिटी के फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, और साथ साथ में ये रेजिस्टिविटी जो है वो टाउ पे डिपेंड करती है। हमने ये कल चीज हमने देखी थी। ये चीज मैं बारी बारी इसलिए बोल रहा हूं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि टाउ लार्ज है, अगर मान लेते हैं कि टाउ लार्ज है, ठीक है, टाउ इज लार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो गैप होगा ना, दैट गैप इज वेरी लार्ज, दैट गैप इज वेरी लार्ज। तो गैप बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ये जो होगा ना वो क्या होगा, लार्ज होगा। और गैप बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन अगर लार्ज हो गया तो क्या होता है, तो ऐसे सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटीज आती है। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, कल मैंने बताया था, देवांशु क्या था बोलो। सर लेस રેઝિસ્ટિવિટી થશે અને મતલબ નંબર ડેન્સિટી લો થઈ જશે। यस, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम लार्ज तो एन लो। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, ટેમ્પરેચરના પોસિબિલિટી હતું કે ટેમ્પરેચર રેઝિસ્ટિવિટી લેસ થઈ જશે અગર ટેમ્પરેચર લેસ હશે તો ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં। नहीं यहाँ पे मैं क्या लिखूं, टेम्परेचर लेस लिखूं या लार्ज लिखूं, ટેમ્પરેચર લેસ લખો સર। टेम्परेचर लार्ज। यस, यहाँ पे आएगा टेम्परेचर लेस, क्योंकि टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन इज वेरी लार्ज। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना अगर मटेरियल का, तो क्या होगा, रैंडम मोशन ऑफ व्हाट, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, और रैंडम मोशन के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये कोलिजन का जो गैप होगा ना, कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। यहाँ पे लार्ज है तो टेम्परेचर लेस होना चाहिए, और लेस टेम्परेचर पे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी क्या आती है, लेस आती है। और अगर एन लो होता है तो यहां से भी आप देख सकते हो, अगर एन लो है, ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टिविटी क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। अब आप ये जो है ना हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि एन लो है तो रेजिस्टिविटी लार्ज है, लेकिन याद रखना कि कंडक्टर के अंदर एन की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, इसलिए हम कभी इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा किसके ऊपर ध्यान देते हैं, इस टेम्परेचर वाले एस्पेक्ट के ऊपर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर किस पे डिपेंड करते हैं, तो कि वो नंबर डिपेंड करते हैं एटम्स के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फ्री कहां से हुए, एटम से। तो कोई भी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ एटम बदल नहीं जाएगा, और नंबर ऑफ एटम बदल नहीं जाएगा तो ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज टू मच, समझो। तो ये एन लो वाला एस्पेक्ट हम कभी देखेंगे नहीं, टेम्परेचर वाला एस्पेक्ट ही हम हमेशा देखेंगे। सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, तो यू कैन सी वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पावर जनरेटेड अक्रॉस व्हाइल करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। आप यहाँ पे देख रहे हो एक कंडक्टर है आपके सामने, ठीक है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पावर जनरेट होता है ना, उस पावर का फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। मैंने कल आप सबके पेपर्स देखे एंड उसमें मुझे लगा कि बहुत लोगों को प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, अच्छे प्रेजेंटेशन की, तो जस्ट फॉलो मी। अभी यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ ना वो ऐसे मोड में
थोड़ा सा देखोगे आपके हर एवरीडे वाला मोड और आज का मोड थोड़ा चेंज है, तो ये चेंज उसकी वजह से है एक्चुअली, राइट। तो जरा ध्यान से देखना, फॉलो द प्रेजेंटेशन, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन को फॉलो करो। मैं ध्यान रख के कुछ नहीं करने वाला, आई विल जस्ट डू द वे आई ऑलवेज डू एक्चुअली, राइट। तो देखो मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है आर, और इस कंडक्टर में से ए से बी की तरफ आई जितना करंट फ्लो होता है। सो व्हाट आई विल राइट हियर दैट let a conductor, okay, of resistance R as shown, okay। अब क्या करेंगे, तो the next thing is current I is flowing through conductor from what, A to B। करंट A से B की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। अच्छा, अगर करंट A से B की तरफ फ्लो हो रहा है तो कहना इसे कि पोटेंशियल एट A जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, क्योंकि करंट अगर A से B की तरफ फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होना चाहिए, यहाँ पे लो पोटेंशियल होना चाहिए। तो VA इज ग्रेटर देन VB मिलेगा मुझे। अब VA ग्रेटर देन VB मिलेगा तो देयरफॉर हम उसको बोलेंगे V विच इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA माइनस VB को मैं क्या बोलता हूँ, V बोलता हूँ, और ये वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया परफेक्टली। एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास हो रहा है, करंट पास कहां से कहां हो रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है करंट। कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, तो ए का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और बी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो उसके ऊपर से VA माइनस VB की वैल्यू जो मुझे मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। चलो अब क्या करना है, तो एक सिंपल सी चीज समझो कि अगर कोई भी चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे पावर की कैलकुलेशन करने वाले हैं और पावर के लिए मुझे क्या चाहिए, बेसिकली आप जानते हो कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, राइट। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो मुझे पावर की कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, वर्क चाहिए, ओके। और वर्क के लिए मुझे क्या चाहिए, तो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। वर्क के लिए मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे डेल्टा क्या करने वाला हूँ, कौन सी फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, तो कि डेल्टा यू का फॉर्मूला मैं डिराइव करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। देखो ध्यान से अभी, तो व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ओके, क्या होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज इट इज मूविंग। कहां से कहां जा रहा है भाई वो, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो देयरफॉर इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा डेल्टा यू, और इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज हाउ आई कैन से चेक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, चार्ज पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी होता है, तो डेल्टा Q इंटू वी बी, और ये होगा डेल्टा Q इंटू वी ए होगा, डेल्टा Q इंटू क्या होगा, वी ए होगा यहाँ पे। वेयर डेल्टा Q क्या है, इसको अपने कॉमन निकाल के देखते हैं। डेल्टा Q इट इज वी बी माइनस वी ए, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। अब यहाँ पे क्या है, हियर डेल्टा Q जो है
is basically the amount of charge, I can say, passing through conductor. Okay, passing through conductor in delta t time. डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज कंडक्टर में से पास हो रहा है ना, वो है चार्ज. एंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कितना है भाई, आई. ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज आई. चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन डेल्टा टी टाइम क्या होगा, बोलो, कौन बोलेगा इसको? तन्वी बोलो. करंट पता है, टाइम पता है, चार्ज क्या होगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी चार्ज का फॉर्मूला देखो ध्यान से. चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम. माइक बंद कर दो अब. करंट इनटू टाइम होता है चार्ज. भाई याद रखो, ऐसी गलती धीरे धीरे कभी मत करना. फिर अभी ये हो गया नंबर 3 सर, ये इक्वेशन हो गया नंबर 3. अब क्या करते हैं, 2 और 3 को अपने क्या करते हैं, मिला देते हैं. यू कैन सी दैट. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, बोलो, क्या करना चाहिए? डेल्टा क्यू की जगह पे आई डेल्टा टी लिख देते हैं. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, I can say, charges flowing through conductor, तो ये चेंज क्या होगा, बोलो? डेल्टा क्यू की जगह पे आई डेल्टा टी, और यहां पे क्या है, वीबी माइनस वीए, राइट. अब देखो ध्यान से ऊपर जाते हैं, अपने इक्वेशन नंबर 1 देखो. ये वीए माइनस वीबी जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन वीबी माइनस वीए क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा. तो इसकी वजह से ये वीबी माइनस वीए जो है ना, दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी. ये वी है, हाँ, दिस इज वी. सर, हाँ सर, फ्रॉम 2 and 3 also ऊपर, therefore. हाँ, राइट. ओके, 2 and 3. From 2 and 3, this I delta T is VB minus VA, and I'm just replacing this particular VB minus VA by what? Minus V, and I'm writing delta, right? Yeah, minus V. The reason is simple. V is equal to VA minus VB, and which is a positive quantity, and that's why this delta U is going to be VI delta T. And you can see this delta U is negative quantity. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है. So therefore potential energy is negative, and it indicates it decreases with time. Okay, decreases with time. Potential energy decrease हो रही है, and this is really a good equation to remember. Okay, potential energy का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, and this equation is equation number 4. चलो अब अपने ध्यान से इमेजिन करो, अगर मान लो कोई कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर सिंपल मोशन कर रहा है. चलो मैं कंडक्टर लेता हूं यहाँ पे, जैसे ये एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना. इस कंडक्टर में से कोई इलेक्ट्रॉन सिंपल सी मोशन करने वाला है. ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है,
ऐसे गया, फिर थोड़ा ऐसे आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। अगर उसको कोई कोलिजन फेस ना करनी पड़े तो क्या होगा? ओके, अगर उसको कोई कोलिजन फेस ना करनी पड़े तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बैटरी कनेक्ट की हुई है। बैटरी इस तरह से कनेक्ट करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड मूव कर रहा है ना तो बैटरी हमने यहां से कनेक्ट की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड ड्राइव कर रहा है। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी कोलाइड नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, राइट? क्यों बढ़ती जाएगी भाई? क्योंकि यहां से बैटरी से उसको क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है, और फोर्स की वजह से क्या होगा? वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, और एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ध्यान से? हाँ बोलो। હા સર, એક ટાઈમ પછી વેલોસિટી ફિક્સ નહીં થઈ જાય કે મતલબ વધતું જ રહેશે? હા, એટલે હું શું કહું છું કે અત્યારે આપણે એ જ વિચારવાનું છે કે કોઈ ક્યાં વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ કેમ થઈ? જો મેં તને ક્લિયરલી બોલ્યો કે આપણે કોઈ કોલિઝન ફેસ નહીં કરે તો રિયાલિટીમાં તો કોલિઝન ફેસ કરવાનું જ છે. ખબર પડી હું બોલું છે? હા સર. ઓકે, તો આપણે એવું માની લઈએ કે ઇફ ઇલેક્ટ્રોન is not going to experience okay any collision or resistance, then it will continue its motion. Okay, with increasing speed, such a way that its potential energy reduces. See, I am writing this word, its potential energy reduces, because I have proved it initially. Equation number 4 मुझे पूछ रहा, इक्वेशन नंबर 4 से मुझे पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी रिड्यूस हो रही है. बट इन दिस प्रोसेस क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कंजर्व. ये एक्चुअली कौन सा कंजर्वेटिव फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और कंजर्वेटिव होने की वजह से टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो अपने बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू क्या होगा? माइनस डेल्टा यू होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा ई. टोटल एनर्जी कंजर्व हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू क्या मिलेगा? मुझे जीरो मिलेगा, और उसकी वजह से मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. तो डेल्टा के प्लस Yes, डेल्टा sir. यू जीरो हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये रिलेशन मुझे मिलेगा. अब यहां से ये रिलेशन को पकड़ने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है. तो देखो, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा यू मुझे मिल चुका है, माइनस डेल्टा यू. लेकिन डेल्टा यू की वैल्यू तो मेरे पास पड़ी हुई है, वो कितनी है भाई? माइनस वी आई डेल्टा टी है. तो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस वी आई डेल्टा टी अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो डेल्टा के की वैल्यू मुझे मिलेगी वी आई डेल्टा टी. समझे कि नहीं समझे? और ये वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव. तो यहां से पता चल रहा है कि एज डेल्टा के इज पॉजिटिव, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, और उसका मतलब ये हुआ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये हुआ Yes, sir. कि therefore काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जेस increases while moving through conductor, and therefore
their velocities must increase, है कि नहीं? इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है। समझे कि नहीं समझे? आपने कल पढ़ा था ना ये अपने, देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने बात किया, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपके सामने, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। यहाँ पे आपको पता लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये ई जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। रिलैक्सेशन टाइम इज नियरली आई कैन से इक्वल फॉर मेजोरिटी ऑफ द कोलिजन इन द कंडक्टर। तो आप देख सकते हो कि वीडी का जो वैल्यू मिलता है ना, दैट इज नियरली कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। ओके, तो ये वीडी का वैल्यू कांस्टेंट मिलता है और यहाँ पे हमको क्या मिलता है भाई कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज होने वाला, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ है कि हमने क्या एज्यूम किया है भाई, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज एज्यूम करके रखा हुआ है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी कोलिजन और रेजिस्टेंस, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है भाई। अगर ये कंडीशन वैलिड है ना, तभी जाके हम ये रिजल्ट लेके आए हैं यहाँ पे, यू कैन सी दैट। लेकिन रियलिटी में तो जानते हैं कि वो क्या होता है? कोलिजन होता है। तो अपने अब रियलिटी वाली बात करेंगे। तो देखो इन रियलिटी क्या होता है, इन रियल सिचुएशन क्या होगा? चार्जेस डू कोलाइड with what? Other electrons। यहाँ पे मुझे चार्जेस नहीं लिखना चाहिए, ये चार्जेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही आएगा। इन रियल सिचुएशन क्या होता है भाई कि इलेक्ट्रॉन्स डू कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स। okay, and share its energy with neighboring electrons and ions of atom। so because of this energy, ऐसा बोल सकते हैं, due to this energy क्या होगा कि these ions vibrates at their lattice position। वो क्या करेंगे? अपनी लेटाइस पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। ये रीजनिंग सुनना है, ये टॉपिक इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें हर एक लाइन का रीजन है। ये रीजनिंग दिमाग में रखना है, क्या हो रहा है, पूरी प्रोसेस को दिमाग में रखना। तो ड्यू टू दिस एनर्जी दिस आयंस वाइब्रेट एट देयर लेटाइस पोजीशन, अपनी लेटाइस पोजीशन पे वो वाइब्रेट करेंगे। कहां से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए, कोलाइड हुआ, कोलिजन की वजह से क्या हो गया? एनर्जी मिली। किसको मिली? आयंस को मिली। आयन अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया उसने, और दिस वाइब्रेशन लीड्स टू हीट एनर्जी क्रिएशन। दिस क्रिएट्स heat energy, and this heat energy is lost। This heat energy is lost। okay, तो हीट एनर्जी बनेगी और हीट एनर्जी कहां चली जाएगी? लॉस हो जाएगी। अब जरा सोचो, ये हीट एनर्जी कहां से मिली? कोई बताएगा मुझे ये हीट एनर्जी कहां से मिली? एनी वन ऑफ यू? हेलो सर, कोलिजन के टाइम पर नहीं, कोलिजन की बात प्रोड्यूस होंगी। नहीं, वो कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होगी ऐसा प्रोड्यूस करना ही नहीं है। आप अपने एनर्जी कंजर्वेशन वाला रूल दिमाग में ध्यान से रखो कि हीट कभी प्रोड्यूस नहीं होती है। यहाँ पे हमारे पास जितना भी हीट एनर्जी है वो सिस्टम में है,
और जो सिस्टम में जो हीट एनर्जी है ना वहीं से, सॉरी सिस्टम में जो एनर्जी है ना वहीं से कहीं से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। तो वो कहां से हुई होगी, कोई बता सकता है? वाइब्रेशन। नहीं, वाइब्रेशन से तो हुई, वाइब्रेशन की वजह से तो हीट एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, लेकिन कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन ये हीट एनर्जी में हुआ? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। देखो सोचो, रियलिटी में क्या होता है कि हम जानते हैं ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है, जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। भाई यहाँ पे अगर मान लो कोलिजन नहीं होते तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती। तो जरा इमेजिन करो, रियलिटी में काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल 100 जूल है, अगर कोलिजन नहीं होते तो ये 100 जूल से 200 हो जाती, 200 से 300 हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन की वजह से वो 100 के ऊपर जो 200 जूल हुआ, तो वो 200 जूल का जो 100 जूल है ना वो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी बन के क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या रखेगा, हीट एनर्जी कांस्टेंट रखेगा। मतलब जो चार्ज के पास जितनी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है ना, वो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी उसके पास बनी रहेगी। एक्स्ट्रा जो भी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली, राइट, पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा था, वो इंक्रीज वाला जो पार्ट है ना एनर्जी का, वो एनर्जी का पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है दैट इज हीट एनर्जी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। काइनेटिक एनर्जी का चेंज वही हीट एनर्जी Yes, sir. राइट। सो दिस creates heat energy and this heat energy is lost. Now this heat energy is generated at a cost of kinetic energy of electrons. Okay, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके लॉस की वजह से जनरेट हुए, एंड देयरफॉर हीट एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के होगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी वी आई डी टी, राइट। वी आई डी टी देखो यहाँ पे हमने डिराइव किया हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी इज वी आई डेल्टा टी, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी वी आई डेल्टा टी लिखेंगे। एंड देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू जो मुझे मिला वो क्या मिला, मुझे वी आई डेल्टा टी मिला, और यहां से मुझे क्या पता चलेगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी जो हो गया दैट इज गोइंग टू बी वी आई, और डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी जो है दैट इज बेसिकली एवरेज पावर, राइट ना, सिंपल है ना। तो पावर का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है V इंटू आई। ओके, अगर मैं ओम्स लॉ यूज करूं, फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं कि R जो होता है वो V अपॉन आई होता है, तो V की जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो अगर हम V की जगह पे IR लिखेंगे तो यहाँ पे IR इंटू आई मिलके क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। ओके, एंड पावर का एक और फॉर्मूला भी मिलेगा, अगर I की जगह पे मैं V बाय आर लिख दूं तो ये मुझे V स्क्वायर बाय आर मिल जाएगा। तो वी हैव 3 फॉर्मूलाज ऑफ पावर गाइस, मुझे पावर के यहाँ पे 3 फॉर्मूला मिल चुके हैं। एक फॉर्मूला ये मिला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये मिला, और तीसरा फॉर्मूला जो है मुझे ये मिल चुका है। इज दैट अंडरस्टूड परफेक्टली, ये तीनों 3 फॉर्मूला? Yes, sir. यस सर। परफेक्टली ना, कोई क्वेरी नहीं है इसमें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये पावर का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द पावर जनरेटेड अक्रॉस कंडक्टर व्हाइल करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो आपको ये 2 पेजेस लिखने पड़ेंगे भाई, समझो। और ये है ना 2 या 3 मार्क में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन एग्जाम में है, ओके, तो आपको है ना फुल मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें से आपको बहुत कुछ आता है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं
डायरेक्टली ये इक्वेशन वाले स्टेप्स हैं ना एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं बहुत इजी था सर पेपर, बहुत ही अच्छा गया है, जोरदार, एक मार्क भी नहीं कटेगा। लेकिन फिर क्या होगा, मार्क काट देंगे आपके। वैसे भी होगा ये 3 मार्क का ज्यादा से ज्यादा, तो 3 मार्क में से आपके 1.5 मार्क काट देंगे, बिकॉज आपने इक्वेशन लिखे हैं, लेकिन इक्वेशन में ये सब क्यों हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा के तो आ गया, लेकिन डेल्टा के बाद क्या बोलेंगे, वो एक ही स्टेप लिखेंगे कि दिस काइनेटिक एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट एनर्जी एंड हेंस करके यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली। पूरा जो लॉजिकल है एस्पेक्ट बीच में लिखा हुआ है, वो क्यों हीट काइनेटिक एनर्जी को ही हम हीट एनर्जी कहते हैं, वो चीज एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। अगर ये चीज एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो ये हो गया हमारा ये पावर वाला कंसेप्ट, ठीक है। पावर जनरेटेड का आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि चलो ये पावर लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली पावर डिसिपेटेड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पावर डिसिपेटेड। आई कैन जस्ट से these are the equation of power dissipation through conductor, okay, when current I flows through it। ये फॉर्मूलाज मुझे मिल चुके हैं, ये तीनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है और वो पावर लॉस की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि पावर लॉस हो गया, लेकिन ये पावर आया कहां से था कंडक्टर के पास, इस पावर का सोर्स कहां से था? कोई बता सकता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर? बैटरी। बैटरी, यस। अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है। जब तक ये बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली ये जो बैटरी होती है वो इसका पावर का सोर्स होता है, राइट। तो ये बैटरी केमिकल बैटरी हो सकती है, ठीक है, कोई भी केमिकल बैटरी हो सकती है। इजीएस्ट अप्रोच समझाने का क्या है, केमिकल बैटरी होती है। लेकिन आप सब जानते हो बैटरी के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाने में जनरल जब बात करते हैं ना, तब लोग किसकी बात करते हैं, केमिकल बैटरी की बात करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि फ्रॉम वेयर दिस पावर इज ओरिजिनेटेड, तो आपको बोलना पड़ेगा कि दिस पावर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी बैटरी। तो एनर्जी सप्लाइड टू दिस इलेक्ट्रॉन, okay, to move from one end of the conductor to other end of the conductor, okay, is basically given by what? Battery। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से ध्यान से देखो इस चीज को। यस सर। गुड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूं। ये आपका कंडक्टर है, अभी हमने देखा था ये कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर हमने ये जो कंडक्टर है एक्चुअली, जस्ट अ मिनट, ये जो कंडक्टर है ना ये अपना, उसके अक्रॉस क्या करने वाले हैं हम, बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली होगा क्या यहाँ पे, तो जब भी हम इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे ना, तब हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशन आएगी। ध्यान से देखना इसको। ये बैटरी कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, वायर्स लगा दिए। ओके, यहाँ पे हमने पॉजिटिव पोल लगाया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे फिर से नेगेटिव। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। समझ में आ गया परफेक्टली? यहाँ पे ये बैटरी लगा दी हमने कंडक्टर के अक्रॉस। अब बैटरी लगाने से क्या होगा, अच्छा उल्टा लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव। हाँ सॉरी। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, इस तरफ जाएंगे ऐसे, फिर ये इसके अंदर से मूव करेंगे ऐसे, पूरा मोशन होगा उसका कंडक्टर के थ्रू। फिर क्या होगा, यहां से वापस आ जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे।
ओके, अब यहां से क्या हुआ, V वोल्ट का बैटरी लगाया था। अब बैटरी ने ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिया, एनर्जी दिया। ठीक है, एनर्जी दिया, एनर्जी लेके सारा पैसा वैसा लेके ट्रैवल करने के लिए निकल पड़े ये सब लोग। तो जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे ना, जैसे ही कंडक्टर के अंदर से पास हुए, ओके, क्या हुआ, यहाँ पे खर्च करना पड़ता है। और वो खर्च जो करना पड़ता है ना, वो कैसे फॉर्म में बाहर आता है भाई, हीट के फॉर्म में बाहर आता है। जो भी एनर्जी हमको यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को खर्च करनी पड़ेगी, एक कंडक्टर के इस एंड से लेके कंडक्टर के इस एंड तक जाने के लिए, तो वो एनर्जी जो है ना, वो हीट के फॉर्म में क्या होगी, बाहर आएगी। और बाय दैट टाइम ये इलेक्ट्रॉन है ना, फिर पॉजिटिव पोल तक पहुंचेगा, उसका एनर्जी क्या हो चुका होगा, कंप्लीटली जीरो हो चुका होगा। समझ में आया, कंप्लीटली जीरो हो चुका होगा। मतलब यहाँ पे आके वो भिखारी बन जाएगा, यहाँ पे आके भिखारी बन जाएगा, भाई कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी भिखारी को फिर से कुछ एनर्जी देगा। ठीक है, एनर्जी फिर से देगा, तो फिर से पैसे आ गए, तो फिर से निकल पड़ेगा कि चल भाई चलते हैं अपने आगे, बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। जैसे ही कंडक्टर के अंदर से पास होगा, फिर से क्या होगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, और खर्च होके कहाँ पे चले जाएंगे, ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी एनर्जी, फिर वापस पॉजिटिव पोटेंशियल तक आ जाएंगे। और जैसे ही पॉजिटिव पोल तक आएंगे, वापस फिर क्या हो जाएंगे, वो भिखारी बन जाएंगे कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। राइट, तो ये हमेशा क्या होता है। तो आप सोचोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअली, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने एक पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर बैटरी में से एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर होते हैं ना, वो होते ही हैं, उसमें अपने कोई चेंज नहीं कर सकते। उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर से हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके उस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। सो दे आर बेसिकली मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन वो जब मूव करेंगे ना, तब ड्यूरिंग इट्स मोशन क्या होगा, हीट एनर्जी का लॉस होगा, और उसके फॉर्म में जो भी एनर्जी उनके पास होगी वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी के पास एनर्जी खाली होने के चांसेस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कभी रिड्यूस होने के चांसेस नहीं है। तो आप जानते हो कि आप अपने मोबाइल में तो ठीक है चार्ज करना पड़ता है, लेकिन कोई भी रेडियो में अपने पेंसिल सेल डाल देते हो, तो उसके बाद क्या होता है, ये पेंसिल सेल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। रिमोट के पेंसिल सेल खाली हो जाते हैं, फिर हमको क्या करने पड़ते हैं, नए सेल डालने पड़ते हैं। तो ये जो सेल होता है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता रहता है, इस इलेक्ट्रॉन को देता रहता है। और ड्यूरिंग द मोशन ये चार्जेस जो है मूव करने, कंडक्टर से मूव करेंगे, तब क्या करेंगे, हीट को लॉस करते रहते हैं, और उसके हिसाब से क्या होता जाएगा, वो एनर्जी खाली होती जाएगी। और जैसे ही पेंसिल सेल की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वहां पे पेंसिल सेल की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव। यस, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएगी। समझ में आया यहाँ तक कि कोई क्वेरी है, बोलो सर। જે પેન્સિલ સેલ જે મતલબ ડબલ એ બેટરીઝ હોય છે એમને આપણે ફ્રીઝ કરી રાખીએ તો શું એની એફિશિયન્સી વધે? ફ્રીઝ કરી રાખવાથી એફિશિયન્સી વધે ને, એ થોડોક વિચિત્ર ક્વેશ્ચન છે ભાઈ. જો હવે એ વસ્તુ વિચારવી પડે છે કે તે મને એની પહેલા એકવાર કીધું હતું, મને યાદ છે, બરાબર છે, બટ આઈ કુડ નોટ ગેટ સમ ટાઈમ ટુ થિંક અપોન ઇટ. બટ આઈ ડોન્ટ થિંક આવું થવું જોઈએ, બટ સ્ટીલ લેટ મી સી કે એની પાછળનું કંઈક રીઝન હોય તો. કેમ કે ઇટ્સ અપ ટુ કયા એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ પ્યોરલી કેમિકલ કમ્પોઝિશન વિચ ઇઝ સમથિંગ ઇનસાઇડ ધ બેટરી. પેન્સિલ સેલની કે બધા બેટરી આવે છે જે બધી, એની અંદરના કેમિકલ કમ્પોઝિશન ઉપર કુલિંગની શું ઇફેક્ટ થાય છે ને એના ઉપર આખી મેટર જતી હોય છે એકચ્યુઅલી. તો કુલિંગના હિસાબે કદાચ એની એનર્જી ક્યાંય લોસ ના થતી હોય, હવે એ વસ્તુ કદાચ આપણે વિચારી શકીએ મે બી, બરાબર છે, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન ઓફ થિંકિંગ એન્ડ મેં હજી સુધી વિચાર્યું નથી આની અંદર કંઈ, બરાબર. ચલો હવે ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड. चलो अब क्या करेंगे इसके बाद, तो नया क्वेश्चन लेते हैं. अब नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन जो है ना कुछ ऐसा होगा. लेट अस से कि यहाँ पे नया क्वेश्चन ले लेते हैं अपने.
तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या है, द क्वेश्चन इज, आपने देखा होगा कि पावर स्टेशन से बड़ी बड़ी वायर होती है। आपने रास्ते में बहुत हाईवे पे चले जाओगे ना, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी वायर एक जगह से दूसरी जगह पे चलती है, मतलब केबल वायर होती है जिसके थ्रू पावर ट्रांसमिट होता है और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। तो ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, ओके, ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए, तो कि टू रिड्यूस द लॉस, टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस, हम क्या करते हैं, तो द वोल्टेज, द ट्रांसमिशन वोल्टेज, आई शुड राइट द वर्ड, द ट्रांसमिशन वोल्टेज must be kept very large. Why? That's the question. During the transmission, okay, to reduce the energy loss, ट्रांसमिशन वोल्टेज को बहुत बड़ा रखना पड़ता है। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम बहुत बड़ा क्यों रखते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के आंसर की सोचते हैं। कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर, कोई लॉजिक बता सकता है कि ट्रांसमिशन वोल्टेज अगर बड़ा, हाँ बोलो સર કેમ કે છે ને એને બહુ લાર્જ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવાનું છે, ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ એની બધી એનર્જી લોસ થઈ જશે, તો પછી એ સ્ટેશનરી થઈ જશે, એટલા માટે એને વધારે પાવર આપીએ તો ભાઈ વાત તારી બરાબર છે, પણ આપણે બહુ બહુ જોરદાર કન્વિન્સિંગ રીઝન સાથે આપણે આન્સર આપવાનો છે, જો બરાબર છે। તો લેટ મી ડુ ધેટ, ઓકે। સો ફોર ધેટ એક કામ કરું છું, ચલો ધ્યાનથી સમજજો। આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ અ વેરી કન્વિન્સિંગ રીઝન ફોર ધીસ। માની લઈએ, હા બોલો। હા સર, ટેમ્પરેચરના લીધે જ્યારે હીટ હોય છે ત્યારે ડિસ્ટન્સ પેલું વાયર થોડા નીચે થઈ જાય છે અને ઠંડીમાં મતલબ, તો એના લીધે ના 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 ના, વી આર ગોઈંગ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ લોસ, સિમ્પલ। સી વેનેવર તમારા મગજમાં આવો આઈડિયા આવી જવો જોઈએ એકચ્યુઅલી। તમે જસ્ટ એવું વિચારો કે તમારે અહીંયા લોસ રિડ્યુસ કરવાનો છે ને, તો એક કામ કરો ને, પહેલા લોસનો ફોર્મ્યુલા તમે ડિરાઈવ કરવાની ટ્રાય કરો કે વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ધ લોસ। જો લોસનો ફોર્મ્યુલા તમે ડિરાઈવ કરો અને લોસના ફોર્મ્યુલા ઉપરથી ખબર પડે કે વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન જો હોય, ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ જે છે એને લાર્જ રાખો તો લોસ ઓછો થાય, એવું કંઈક પ્રૂવ થતું હોય તો બરાબર છે। હવે આપણે છે ને દરેકે દરેક વસ્તુને કન્વિન્સિંગલી બતાવવા માટે શું કરવું પડે, વી હેવ ટુ ગો વિથ ધ મેથેમેટિકલ મોડેલ। લોજિકલ મોડેલ વર્ક કરશે, પણ મેથેમેટિકલ મોડેલથી આપણને વધારે કન્વિન્સિંગ આન્સર મળશે। તો વી વિલ ટ્રાય ટુ ગેટ ધેટ કન્વિન્સિંગ આન્સર। સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી formula for the, I can say, power loss through the cable, ठीक है। this is what I'm showing you right now। आज ये बताऊं છું ને શું છે, this is basically a cable wire, okay, this is cable, just have a look on this, this is a cable wire, this is very long wire। બધાને ખબર છે આવા વાયર છે ને એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જતા હોય, like in Ahmedabad, suppose Sabarmati power station is providing electricity to each and every home, for example। તો in અમદાવાદમાં ઓવર હેડ લાઇન નથી, અમદાવાદમાં બધી લાઇન કેવી છે, અંડરગ્રાઉન્ડ લાઇન છે આપણી। સો અંડરગ્રાઉન્ડ લાઇન કેવી હશે, આવી પાવર કેબલ વાળી હોય, બરાબર, કે જેમાં એક એન્ડથી બીજા એન્ડ સુધી ટ્રાન્સમિશન થતું હોય। તો ટ્રાન્સમિશન જે થાય છે એ આ ટાઈપના કેબલ થ્રુ થતું હશે એવું આપણે અત્યારે પહેલા એક્સેપ્ટ કરીએ અને પછી આને એક્સપ્લેન કરવાની ટ્રાય કરીએ। ચલો શું થાય છે, લેટ અસ સી। તો ધીસ ઇઝ અ પાવર કેબલ ટ્રાન્સમિશન, ધીસ ઇઝ કેબલ વાયર, બેઝિકલી કેબલ વાયર for transmission of power, cable wire which transmits the power, okay। now if resistance of cable wire, if resistance of cable wire is what,
RC. Then power dissipated across it. two formula થાય. So power dissipated across cable wire is basically I square into RC થાય કે ન થાય? This is equation number 1. So this is the formula for the power dissipated across this particular cable wire. એટલે આ cable wire ने across, इस cable wire के across जो भी loss होगा, that loss is basically provided by this particular formula. Now let us consider a device of resistance R which needs power P. Okay, and we need to supply power to this device through what? Cable. આ લાઈનમાં ખબર પડી? કેબલ વાયર થી મારે આ જગ્યાએ ડિવાઇસ છે. This is our device. D is device and this is basically S. S is supply. Okay, this is supply from which power comes, and this is device where I want to supply the power. This is device. Okay, this device is having resistance R. Okay, and our device na power rating કેટલું છે? P is the power rating for such device. So for this device I can write power is equal to V into I. Okay, power is equal to V into I, where V is what? Transmission voltage. Okay, ultimately the current which is flowing through this is I. Okay, and transmission voltage આ device નો V જેટલો હોય, V જેટલો transmission voltage હોય તો આ device ને કેટલા વોલ્ટ મળવાના? V જેટલા વોલ્ટેજ મળવાના. એટલે V into I should be P થવું જોઈએ. તો V is transmission voltage and I is basically current through cable. Current through cable. But from this, if I try to calculate the value of I as P is equal to VI, I am going to get I is equal to what? P by V. This is my equation number 2. So from one end to what I can say is, from 1 and 2. ચલો જુઓ શાંતિથી. 1 ને શું છે? This 1 is PC is equal to I square RC. So in place of I will put what? P by V. So PC is going to be P square by V square RC. So this clearly indicates that the power loss through cable PC is inversely proportional to what? 1 upon V square. Okay, it is inversely proportional to V square. So it is proportional to 1 upon V square. Hence, large the transmission power okay, less the heat dissipation. Across the cable. હવે અહીંયા એક સમજવાની વાત છે. સપોઝ પાવર ટ્રાન્સમિશન પાવર ઇઝ સો હાઈ, અને એટલો હાઈ પાવર જો આપણા ઘરમાં પહોંચી જાય તો આપણા ઘરની પથારી ફેરવી નાખે. સપોઝ આ ડિવાઇસની વાત કરું ને, ડિવાઇસ શું હોય? તો કે this device is not just a device. This device can be our whole home also. આખા આપણું ઘર હોઈ શકે. This can be our home. કે આપણા ઘરને પાવર સપ્લાય મળવાનો છે. આપણા ઘરના પાવરની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે? આપણા ઘરમાં ટોટલ મારા ઘરની ટોટલ રિક્વાયરમેન્ટ માનો કે P જેટલા વોટની હોય. એવરી ડે ધારો કે હું P જેટલા વોટ, પાટલા વોટની એનર્જી યુટિલાઇઝ કરું છું,
તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ? V ઇન્ટુ I થવું જોઈએ. I તો એ જ છે જે કેબલમાંથી કરંટ મળતો હોય, અને V છે એ શું હોય? ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ હોય. જે વોલ્ટેજ થી આ પાવરને ટ્રાન્સમિટ કર્યો હોય ને એ પાવર હોય P એકચ્યુઅલી. બટ ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ ઇઝ યુઝ્યુઅલી વેરી હાઈ, તો રાખવામાં જ આવે, કેમ કે હાઈ ના રાખે ને તો તમે જોયું કે શું થાય? લોસ વધી જાય. આપણે લોસને જો રિડ્યુસ કરવો હોય તો વી હેવ ટુ કીપ ધીસ ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ વેરી હાઈ. પણ આટલા હાઈ વોલ્ટેજ, જબરજસ્ત હાઈ વોલ્ટેજ જો મારા ઘરને મળે તો મારા ઘરની પથારી ફરી જાય. તો એટલા માટે મારે શું કરવું પડે? ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ હા, શું કરવું પડે? રેઝિસ્ટન્સ લગાવવું, રેઝિસ્ટર લગાવવું. ના રજિસ્ટર ના લગાવવો પડે, કેમ કે રજિસ્ટર તો ખાલી કરંટ રિડ્યુસ કરશે, વોલ્ટેજ રિડ્યુસ નહીં કરે, પાવર રિડ્યુસ નહીં કરે. સમજ? રેઝિસ્ટન્સ નું કામ શું છે? કરંટને રિડ્યુસ કરવાનું છે, વોલ્ટેજ ને પાવર રિડ્યુસ કરવાનું કામ નથી. બરાબર? તો અહીંયા છે ને ટ્રાન્સફોર્મર લગાવવું પડે. તમારા ઘરની આજુબાજુ બહુ બધા ટ્રાન્સફોર્મર જોયા હશે તમે લોકોએ. બરાબર? સો દેટ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ ડુઈંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર જોબ. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી સપ્લાઈડ ડાયરેક્ટલી ટુ યોર હોમ. એટલે ઇન રિયાલિટી શું થાય? ઇન રિયાલિટી ધીસ કેબલ ઇઝ લાઈક ધીસ. આ કેબલ વાયર આવી રીતે આવે, પછી કેબલ વાયર પછી શું? એક સેક્શન આવે આખું. અહીંયા આખું એક સેક્શન જ આવે આવી રીતે, જેમાં શું હોય? ધીસ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ ટ્રાન્સફોર્મર. T એટલે ટ્રાન્સફોર્મર, અને ટ્રાન્સફોર્મર થી પછી તમારા શું જાય? ઘરમાં જાય. H એટલે હોમ. અને આ શું હોય? સપ્લાય હોય. ધીસ ઇઝ સપ્લાય. સો ઇટ ઇઝ બેઝિકલી પાવર સ્ટેશન. ઓકે, આ I જેટલો કરંટ પાસ થાય, V જેટલા વોલ્ટેજ થી પાવર ટ્રાન્સમિટ કર્યો છે. ધીસ T ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મર. બરાબર? અને ધીસ H ઇઝ હોમ. સો ધીસ ડઝ ધ જોબ. અહીંયા સપોઝ બહુ મોટો વોલ્ટેજ આવે, સે 440 વોલ્ટ આપણે બોલતા હોઈએ છીએ, તે 440 વોલ્ટ અહીંયા કન્વર્ટ થઈ જાય 230 વોલ્ટમાં. તો ધીસ જોબ ઇઝ ડન બાય ટ્રાન્સફોર્મર. એકચ્યુઅલી તો બોલવા માટે 440 બોલ્યો, પણ 440 કરતા બહુ મોટો, વધારે પડતો વોલ્ટેજ હોય ત્યાં એકચ્યુઅલી. સો હાઉ ધીસ ટ્રાન્સફોર્મર ડઝ ધીસ જોબ એ આપણે આપણે 8th ચેપ્ટરમાં ભણવાનું આવશે, 7th ચેપ્ટરમાં, સોરી. બરાબર છે? એટલે એ પછી વાત કરવાની છે આપણે, અત્યારે ડિસ્કશન નથી કરવાનું. એની ક્વેરી ઇન ધીસ ગાઈસ? No, sir. No, sir. નો સર. પરફેક્ટ ને? બધાને ખબર પડી ગઈ ને? Yes, yes, sir. Yes, sir. ચલો, great. Yes. So this is everything about power. સર Okay, this is everything about power. Yes. સર તમે કીધું અમદાવાદમાં આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ્સ છે, તો હાઈવે પર જે મતલબ બહાર હોય છે તો એનાથી શું ફરક પડે? કોસ્ટિંગ નો ડિફરન્સ આવે છે કે પછી કોઈ બીજું બી ઇફેક્ટ? Nah, it's just a beautification of the city, guys. ઓકે. બરાબર? બહાર રાતે ગમે ત્યાં કેબલ લટકતા હોય કેવા ખરાબ લાગે. બરાબર છે? એટલે અને અમદાવાદમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની જે છે એ પ્રાઇવેટ કંપની છે. ગુજરાત પેલું જીઈબી નથી. બરાબર છે? બીજી બધી જગ્યાએ જીઈબી હોય, તો જીઈબી ને પડી ના હોય કે લેટ અસ બ્યુટીફાઈ ધ સિટી. એમ એ એમને જે સહેલું પડે ને જે ફટાફટ થાય એ કરી નાખે. while this private company takes care of certain things actually. એટલે પહેલેથી જ એ લોકોએ શું કર્યું છે? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ રાખ્યા છે એ લોકોએ, જેથી ઉપર ક્યાંય વાયર લટકે નહીં, બહુ વધારે પડતી મગજમારી થાય નહીં. અને એનાથી અમને બીજો ફાયદો એ છે કે એનાથી અમને બહુ વધારે પડતો મેન્ટેનન્સનો જે કોસ્ટ હોય ને એ રિડ્યુસ થઈ જાય છે. ઓકે સર. They are smart people actually. Okay, so everything understood? Okay, so so this is question we have, that during power transmission why we need to have a large voltage, okay, large transmission voltage required in order to reduce the power loss. Any query till now? Anyone? નો સર. Great. બધા જાગે છે કે સુઈ ગયા છે? બોલતા રહો ભાઈ. નો સર. No, sir. No, sir. કે વખત તું આજે No, sir. તો ચલો હવે શું કરવાનું છે? અગેન સિરીઝ પેરેલલ કોમ્બિનેશન. બરાબર? સિરીઝ પેરેલલ કોમ્બિનેશન of what? Resistor. Now we have to just derive the formula for net resistance of resistors
connected in series. Okay, so this is something we need to do right now. Okay, any query in this? આ તો આવડે જ બધાને, આપણે તો 10th સ્ટાન્ડર્ડ માં આ બધું કરેલું હશે, તમે કરેલું છે? Yes, sir. Yes, sir. યસ સર. તો ચલો આપણે એની રિપીટેશન ફરીવાર કરી નાખીએ આજે, બરાબર? Let us repeat it quickly. Let me shift to next page only. ચલો, શું કરાય આની અંદર? કોઈ કહેશે મને શરૂઆત કેવી રીતે કરવી જોઈએ? તમે 10th માં કરેલું છે બધાએ. Yes. વોલ્ટેજ ડિવાઈડ થઈ જાય. સર વોલ્ટેજ, હા તો સર વોલ્ટેજ નો સમ કરવાનો. વોલ્ટેજ નો સમ કરવાનો. વોલ્ટેજ નો સમ કરવાનો ના ભાઈ, એટલે v net equals to v1 plus v2. બરાબર, સોરી, હા બરાબર. Okay, so derive the formula for net resistance in the resistors connected in series. Chalo, so let us do this job. Okay, so let us consider 3 resistors. This is one resistor. Okay, this is second resistor, and this is third resistor. Okay, this 3 resistors I am taking in connection directly. Just a minute. One resistor is here, another resistor is here, and the third resistor I'll connect here. Those 3 resistors are to be connected with the battery. See, this is R1. This resistor is R2. And this resistor is R3. And I'm connecting a battery at this particular place. This battery is V. Okay, so these 3 resistors are connected in series. You can see that. Now I want to find the net resistance. So net resistance માટે શું કરવાનું મારે? So let us consider one more circuit. કોઈને કઈ પૂછવું છે ભાઈ? માઇક ઓન થાય છે એટલે કહું છું. No, sir. Okay. So in place of this multiple resistors, okay, I just want to keep single resistor. This single resistor is R. Okay, so now what would be the value of this single resistor if I replace that single resistor by what? In place of R1, R2 and R3. So you know the question very well, right? So it's just a matter of current actually. The current flowing through this particular circuit is what? I. Current flowing through this particular circuit is I. Here also it is I. Okay, and this voltage is V. Here also this voltage is V. Just difference is what? Okay, this 3 resistor is replaced by a single resistor. So what would be the value of this single resistor if I want to replace this 3 resistors by that? So let us consider 3 resistors in series. Let us consider 3 resistors, R1, R2 and R3 connected in series. Okay, these 3 resistors are connected in series. So chalo, now what we should do now? So first of all, in this series connection, what happens? Current passing through each resistor will be what? Same here. Current passing through each resistor is what? Same.
So current passing through each resistor is same, but voltage across each resistor is different. This is the, I can say, thing which you need to remember for what? Series combination. Okay, so voltage is different and current is same. Hence I can write voltage across resistor R1. Say that voltage is V1 and V1 is what? I R1 થઈ જાય કે ન થઈ જાય? I R1. And Yes, similarly, sir. voltage across resistor R2 શું કહેવાય? V2, and that is IR2. And voltage across resistor R3 is basically V3, that is IR3. Understood? This is very simple, very simple. Current is common, but resistances are different, and hence voltages are different. So therefore, total voltage across all resistors V is equal to V1. Total કરીશું, which is equal to supply voltage. You just have to be very careful. If you have taken supply voltage V, then V should be the sum of this V1, V2, V3. યાદ છે ને રોટી ભિખારી issue? The same thing, right? These three beggars are there. અને આને across voltage V1 મળે, આને across V2 મળે, અને આને across V3 મળે. So all voltages must be equal to what? The supply voltage, right? So I can say V1 plus V2 plus V3. So I can just replace IR1 plus IR2 plus IR3. So it is V upon I is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. So what is V upon I now? This is my equation number 1. If R is the effective resistance as shown in circuit 2, okay, we can say, what we can say, V is equal to IR, which implies V by I is equal to R, and this is my equation number 2. See, I can say V is equal to IR from this second circuit, right? या બીજી circuit છે ને એના ઉપરથી V is equal to IR કહેવાય. So V is equal to IR from second circuit, and that's why V by I is equal to R. So from 1 and 2, therefore from 1 and 2, formula for effective resistance, formula for effective resistance. Okay, so થઈ જાય R is equal to R1 plus R2 plus R3. Easy? Yes, sir. આમાં કંઈક ડિફિકલ્ટ હોય તો મને કહેજો ભાઈ. Yes, sir. Is that perfectly understood? બરાબર ને? આમાં કોઈ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So R is equal to R1 plus R2 plus R3 we have. This is the net resistance of all these three resistance. Now, this R here see here, R is greater than R1, R is greater than R2, and R is greater than R3. So therefore, net resistance in series combination
Okay, net resistance in series combination is always greater than greatest among all resistors. Okay, that means suppose R1, R2, R3, R3 suppose R1 is the greatest one. Okay, then this R is even greater than that greatest one, right? And that's why this I can say word is widely utilized. Which word is utilized? The word is greater than the greatest. Okay, so this is the series combination. If suppose there are n resistors are in series, then R1 plus R2 plus R3 up to Rn we are going to do it, right? So now what we are going to do is we are going to find the formula for the what? Parallel combination of resistor. Okay, so parallel combination માટે શું કરશું હવે આપણે બોલો, કોઈ કહેશે? કરંટ ડિવાઈડ થશે સર. કરંટ ડિવાઈડ કરીશું, બરાબર છે, બહુ સરસ. કરંટ ડિવાઈડ કરવો જ પડે, that's right. So now we have a question. Derive the formula for the net resistance of resistor connected in क्या करना है, અહીંયા ખાલી આટલું ચેન્જ करना है, parallel. That will be done. Okay, so derive the formula for net resistance of resistors connected in parallel. ચલો શું કરશું હવે આપણે? So let us draw the circuit first and that will do the job. Okay, that will do the job. So let us go for that. This is the wire. So I'm just connecting 3 resistors in parallel. Okay, and this is the battery connected with that. So this is positive, this is negative. Okay, and we have 3 resistors are connected in parallel. So this is resistor number 1, this is resistor number 2, and this is resistor number 3. So this is R1, this is R2, and this is R3 are connected in parallel with voltage V, and current flowing through this particular part is I, and here current will be divided into 3 parts. I1, one part is called I2, and the third part is called I3. Okay, all of you understood perfectly? I1, I2 and I3. And in place of this, Yes, sir. if I want to replace, yes, very good. Yes, sir. Okay, in place of this, if I want to replace one particular circuit, I'm just taking that. Okay. So this is the net circuit we have. You can see that. Okay, so in place of R1, R2 and R3, we have to replace just one resistor called R. Okay, so now what to do in this particular case? You can see that this parallel combination, voltage across all resistor will be same, but current across current passing through them is going to be different. So we have to start from that particular thing only. So in parallel combination, current divides
among all resistors, while voltage across them remain constant. Okay, so on the basis of this, what we can say, if current passing through R1, R2 and R3 are I1, I2 and I3 respectively. So what is I1, I2 and I3? Can anyone tell? I1 to the V by R. V by R. I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. Okay, I1, I2 and I3 is clearly seen there. Okay, now this is my equation number 1. Okay, now I is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, થાય ના આવું જુઓ, this current I is equally divided between what? All these particular resistors I1, I2 and R3. So I can be written as I1 plus I2 plus I3. The same current is divided into 3 parts. So I1 plus I2 plus I3 is equal to I, and on the basis of this I can just say that it is V by R1 plus V by R2 plus V by R3, and that is going to be I. So here I can say I upon V is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Is that understood? This is my equation number 2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Sure. So now Yes. again we will write the same statement. Okay. See, I'll just copy this particular statement. You can see that because this is to be done. આ statement બંનેમાં common જ રહેવાનું છે. Okay. So I am just taking that statement directly. Okay. See, if R is the effective resistance as shown in circuit 2, we can say V is equal to IR and V by I is equal to R. This is number actually 3. In this particular case, I have to give this particular number as 3. That's all. Nothing much change we have. So from 2 and 3, what you can say? So from 2 and 3, it is 1 upon R is equal to 1 upon R1. Sorry, is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So I got this particular result finally. Everyone understood properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay. Yes, Great. Yes, sir. Yes, sir. Chalo, superb. So this is effective resistance in what? Parallel combination. Okay, and here what I can say is R is less than what? R1. R is less than R2 and R is less than R3, and therefore net resistance
in parallel combination. Okay, is the smaller is smaller is wrong, is smaller. Then the smallest among all parallelly connected resistances. Okay, among all parallelly connected resistances. Is that understood perfectly, guys? Yes, sir. The word smaller than Yes, the sir. smallest. Yes, sir. This word is Yes, important. sir. Smaller than the smallest. मान लो R1, R2, R3 तीनों में सबसे छोटा रजिस्टर जो होगा ना, उसकी वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, इस R से तो बड़ी होगी. मतलब ये R जो है, ये R1, R2 और R3 में से सबसे छोटा है ना, उससे भी क्या होगा, वो छोटा होगा. So that's why the word is smaller than the smallest. अगर आपको 3-4 रजिस्टर दे दिए जाए और आपको ऐसा पूछे कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालो, तो क्या करोगे आप, सीरीज का आंसर निकालोगे. और बोलेंगे कि मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है वो निकालो, तो आप क्या करोगे, पैरेलल वाला आंसर निकालोगे. समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पावर का कैलकुलेशन. फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई ट्रांसमिशन वोल्टेज क्यों ज्यादा रखना चाहिए अगर पावर को हमको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है तो. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं गाइस. ठीक है.